Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की हमारी क्लास एक्सरसाइज नंबर 6.2 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ रही है। डिस्कशन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया ना, इसका मतलब ये कि पूरी इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और आपको अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझ में आएगा मैंने ये बात क्यों कही थी। ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। बेटा ना सिर्फ ये क्वेश्चन आपकी पुरानी किताबों में मौजूद था, बल्कि ये यही सेम क्वेश्चन, यही ट्रिगोनोमेट्री के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको फेडरल की, पंजाब बोर्ड की किताबों में मिलते हैं। और वहां पे भी ये क्वेश्चन बेतहाशा उनके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, इधर वो केपी के बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कश्मीर बोर्ड हो या बलूचिस्तान बोर्ड हो। तो कहने का मकसद क्या है, इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट इससे बेहतर कोई क्वेश्चन आपको समझा नहीं सकता। तो अगेन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, आपको बड़ा मजा आएगा। तो एक्सरसाइज 6.2 के लेक्चर नंबर 5 के ऊपर जब मूव कर रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आगाज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसी खास बात क्या है। भाई मैंने क्यों कहा अगेन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2y इंटू डी वाई। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने तो इतनी तारीफों के पुल बांध दी है, सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। नहीं मेरा बेटा, ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। कैसे, आइए जरा बात समझते हैं। देखो सबसे पहला काम मैंने आपको हमेशा क्या बताया, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन का, द वेरी फर्स्ट थिंग यू गोना डू इज कि क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार दीजिए और क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर मुझसे कहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि भैया कॉस के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और एंगल है 2y। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। आप लोग बोलेंगे सर इसमें क्या मसले की बात है, सिंपल कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। या कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो बेटा ऐसे कभी तुक्के नहीं मारने। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी देन यू शुड फॉलो माय चेकलिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की चेकलिस्ट मैंने आपको क्या बताई थी कि देखो कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले नंबर के ऊपर पावर फॉर्मूला देखो। बेटा अगर इस क्वेश्चन पे पावर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि देखो आपके पास जो स्क्वायर आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट पे। भाई ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट के ऊपर स्क्वायर आने का मतलब क्या होता है, कंप्लीट टर्म पे स्क्वायर आ रहा है, नॉर्मल सी बात है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन पे पावर फॉर्मूला लग सकता होता, अगर इस क्वेश्चन पे पावर फॉर्मूला लग सकता है, तो इसका मतलब क्या है, बेस का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। बेस क्या है मेरी, cos 2y। cos 2y का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का sin 2y, जो कि बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब पावर फॉर्मूला फेल हो गया। अच्छा सर पावर फॉर्मूला फेल हो गया, एलन शॉर्टकट देख लेते हैं। भाई एलन शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि नीचे कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो वैसे ही फेल हो गया। सर तो डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई कर देना। हाँ ये बात करी ना किसी बच्चे ने। कोई बच्चा बोलेगा सर डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई कर दें। चलो भाई डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जरा मुझे बताओ कॉस स्क्वायर का ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के अंदर। आप बोलोगे सर कॉस का फॉर्मूला होता है। सर कॉस स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। मगर सर देखें ना, इंटीग्रेशन अगर इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो सर देखें कॉस के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना, स्क्वायर बाहर ही रहने दें। तो बेटा ऐसी कोई फनकारी हम कर नहीं सकते। मैंने क्या कहा, दोबारा बात को समझो बेटा। ये मैं मजाक मजाक में जो बातें समझाने की कोशिश ही करता हूँ ना, मेरा अंदाजे गुफ्तगू होता है पढ़ाने के लिए कि आपको बात समझ में आए। कि देखो इंटीग्रेशन, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे डायरेक्टली कॉस के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस पे जब अप्लाई होगी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। अभी तो इंटीग्रेशन स्क्वायर के ऊपर है ना। अभी तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, कभी भी अगर आपके पास किसी टर्म पे पावर आ रही होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई कंप्लीट टर्म पे अगर पावर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इंटीग्रेशन पहले इस हसार के अंदर मौजूद है, इस पावर के ऊपर अप्लाई हो रही है, यानी कि इस टर्म पे अप्लाई हो रही है। या फिर अगर आप इसको ऐसे करके भी लिखो, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इंटीग्रेशन बेसिकली कॉस स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो रही है। और कॉस स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन में कॉस के लिए फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, द फॉर्मूला फॉर द कॉस इन इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, मगर हमारे पास कॉस स्क्वायर के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री मेथड भी फेल हो गया। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर कॉस का डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या है, बेटा अप्लाई कर ही नहीं सकते ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पिछली क्लासेस के अंदर भी, कि मैं शारा फैसल पे खड़ा हूं और शारा फैसल के ऊपर एक इम्तियाज है और मैं रोड की इस तरफ खड़ा हुआ हूं। तो बेटा अगर बीच में कोई ब्रिज नहीं होगा तो मैं शारा फैसल क्रॉस नहीं कर सकता ना, नॉर्मल सी बात है। अगर सिमिलरली लेट सपोज मुझे अमेरिका जाना है, मेरे पास ना जहाज का टिकट है, ना वीजे का टिकट है, ना एरोप्लेन का टिकट है, ना मेरे पास शिप का टिकट है, कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं जा ही नहीं सकता ना, अनलेस एंड अनटिल मुझे वो चीज ना प्रोसेस ना मिल जाए, जब तक मुझे वो ब्रिज ना मिल जाए, जब तक मुझे वो पर्टिकुलरली जहाज ना मिल जाए, जब तक मुझे वीजा ना मिल जाए। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई इंटीग्रेशन कॉस्ट के ऊपर अप्लाई उस वक्त होगी ना जब आपके पास स्क्वायर खत्म हो जाएगा, या फिर पर्टिकुलरली कॉस स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन होती नहीं है। तो अब क्या करें, तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कभी भी अगर आपके पास
पास इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर साइन और कॉस आ जाएं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये पेपर के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ तुम्हारे इंटरमीडिएट साइड के लिए बल्कि एप्टीट्यूड साइड के लिए। तो मैं जो शॉर्ट पॉइंट्स आपको बताऊं ना, उन शॉर्ट पॉइंट्स को साथ साथ नोट करिएगा। मैंने क्या कहा, अभी मैंने अपनी बात का आगाज करा कि कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अगर हमारे पास साइन और कॉस आ जाए, कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, साइन और कॉस आ जाए, और साइन और कॉस के ऊपर इवन पावर हो, साइन और कॉस के ऊपर कैसी पावर हो, इवन पावर हो। इसको कहीं बोल्ड से लिख लीजिएगा अपने पास शॉर्ट पॉइंट को, कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी तुम्हारे पास सिर्फ साइन और कॉस आ जाए, और साइन और कॉस भी ऐसे आए कि इनके ऊपर इवन पावर हो, तो बेटा इनको पहले सिंप्लीफाई करवाया जाता है। और सिंप्लीफाई करवाने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री का डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है। क्योंकि देखो, आप यहां पे डायरेक्टली भी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल लिख दूं इंटीग्रेशन साइन की पावर 4, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली सॉल्व? ये क्वेश्चन देखने में आपको कितना मासूम सा लग रहा है, बट ये मासूम सा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपकी किताब में भी आएगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं अलग से आपको सॉल्व करवाऊंगा कि इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, ये बहुत आता है पेपर के अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? डायरेक्टली यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि बेटा साइन की पावर 4 के लिए इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता। इंटीग्रेशन में साइन के लिए फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में कॉस के लिए फॉर्मूला है, मगर अगर साइन या कॉस के ऊपर हायर पावर आ जाए, उसके लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो याद रखिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर अगर ये साइन या कॉस के ऊपर हायर पावर आ रही हो, और अगर वो हायर पावर इवन नंबर है, इवन नंबर किसे कहते हैं? 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12 को। ये बात क्लियर है ना भैया? ये होती है इवन पावर। तो सर अगर ऑड पावर होगी तो क्या करेंगे? तो भाई उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, बाद में समझाऊंगा। अभी पहले मैंने क्या कहा, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने आपको एक शुरू में भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक बात बताई थी, इफ यू रिमेंबर, जो तमाम बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, कि बेटा देखो, कभी भी कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर इंटीग्रेशन फेल हो जाए अप्लाई करते हुए, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई उसको पहले सिंप्लीफाई करवाओगे, है ना भाई? ये बात मैंने आपको बताई थी। जैसे यहां पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करवा सकता, यहां पे डायरेक्टली मैं इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करवा सकता, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाऊंगा। सिंप्लीफाई करवाने का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर हायर इवन पावर आ जाए या नॉर्मल इवन पावर आ जाए, तो उसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कि बेटा कल को ये एप्टीट्यूड के अंदर मैं पूछूंगा आपसे कि किस टीचर से पढ़ा था, उसने क्या नहीं बताया था, क्या कहते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला। क्या कहा मैंने? कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर हायर इवन पावर आ जाए, तो उसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए वी ऑलवेज यूज दी डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से साइन या कॉस के लिए डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है? ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, रिमेंबर दिस थिंग, इसका इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जरा बात को समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 माइनस कॉस 2। ये 2 थीटा क्या है? पूरा एंगल है। ये 2 आपका एंगल के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और थीटा यानी कि जो भी साइन के साथ आपके पास एंगल होगा उससे मल्टीप्लाई कर रहा होगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जरा इस जुमले को समझिएगा। क्या कहा मैंने? बेटा मैंने आपसे कहा कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर हायर इवन पावर आ रही होगी, तो वहां पे हमेशा हम डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। रिमेंबर दिस थिंग थ्रू आउट द इंटीग्रेशन। दुनिया में कभी भी इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे ना, अगर साइन या कॉस के ऊपर बड़ी पावर आ रही है और वो इवन नंबर की पावर आ रही है, तो हमेशा वहां पे डबल एंगल आइडेंटिटी पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाता है। सही है ना? अब जरा क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब जरा क्वेश्चन को अगर वापस देखो तरीके से, तो बेटा तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2y इंटू dy का dy। यही क्वेश्चन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि बेटा देखो, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर इवन पावर आ रही होगी, हमेशा डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूले पे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो आइए जरा क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो मेरे पास क्या बन गया? इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2y इंटू dy। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि साइन या कॉस के ऊपर हायर इवन पावर आ रही है, इसका मतलब डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे अगर मैं देखूं तो बेटा मेरे पास जो यहाँ पे एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2y। उसका बाद डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लेंगे, ताकि चूंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है, तो जिसने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करने के लिए हमारा काम आसान हो जाएगा। सही है ना भैया? तो चूंकि हम एप्टीट्यूड लेवल पे नहीं पढ़ रहे, शॉर्टकट के ऊपर नहीं पढ़ रहे, तो हमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो भैया मैं क्या कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल वी विल कंसीडर दिस थिंग कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 से डिवाइड करवाया, तो क्या बन गया? इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर
2y का 2y इंटू 2 इंटू dy। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि भैया देखो मेरा यहाँ पे जो एंगल आ रहा था उस एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, उस एंगल का बाहर क्या कंप्लीट हो गया बेटा, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो बेटा यहां पे हम लोगों ने क्या स्टेप कर लिया, सिंपल तरीके से हम लोगों ने एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लिया। अब सिंपल तरीके से क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम सपोज करवा लेंगे। अच्छा एक चीज का हमेशा ख्याल रखा करें, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो इंटीग्रेशन गिवन है वाई के रिस्पेक्ट से गिवन है, तो आप अब सपोजिशन वाई के रिस्पेक्ट से नहीं करवा सकते। बेटा अपनी हमेशा बात को आसान बनाया करो, मुश्किल मत बनाया करो। इंसान के अख्तियार में होता है जिंदगी को मुश्किल बनाना या आसान बनाना। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, वाई पे सपोज करवा देंगे। अब वाई पे सपोज करवाओगे तो बेटा आपके लिए आगे चल के जो है ना बंड मारने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे अगर y के ऊपर सपोजिशन ऑलरेडी गिवन है ना, y क्वेश्चन में यूज हो रहा है कहीं पे भी, तो मैं y को यूज नहीं करूंगा। अब मैं z को कर लूंगा, मैं t को कर लूंगा, मैं x को कर मैं n को कर लूंगा, l को कर लूंगा, किसी भी टर्म को कर लूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं लेट z इज इक्वल टू जिसका बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ होता है उसको सपोज करवाते हैं लेट z इज इक्वल टू 2y। इसकी सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई कर दी जाएगी, किसके रिस्पेक्ट से, देखो हमें इंटीग्रेशन अगर y के रिस्पेक्ट से गिवन है तो डेरिवेटिव भी y के रिस्पेक्ट से लेंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dz बाय डी वाई इज इक्वल टू 2y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 2 हो गया। तो मेरे पास सिंपल तरीके से dz की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू डी वाई के बराबर। नॉर्मल सी बात हो गई, बिल्कुल से नॉर्मल सी बात हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, तो आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देना है। पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इस जुमले को लिख भी दोगे यहाँ पे, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बन गया, हाफ का हाफ इंटीग्रेशन का सिंबल कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, 2y की जगह पे बेटा क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे z आ जाएगा। और 2 इंटू डी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू डी वाई की जगह पे आ जाएगा dz। हमने पहला काम क्या करा, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने एक वेरिएबल को सपोज करवा लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस पे करना है, आपको सपोजिशन के ऊपर सॉल्व करना है। दैट वाज द रीजन कि हमने पहले सपोजिशन करवा ली। अब सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। अच्छा तो बेटा यहां तक का जब काम हम लोगों ने कर लिया, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, यानी कि जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव बन सकता था उसका डेरिवेटिव बनाया, उसको सपोज करवा लिया एक फंक्शन के ऊपर, एक वेरिएबल के ऊपर, एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर दिया। अब हमने फाइनली अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। अब फाइनली हम लोगों ने जाके क्या करना है, अपनी इंटीग्रेशन को बेटा अप्लाई करना है। अब देखो इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, इसको जरा हम आगे मूव कर देते हैं ताकि हमारे लिए जगह बन जाए यहाँ पे थोड़ी सी। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है बेटा, फाइनली अपनी इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, कि भाई देखो कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर साइन हो या कॉस हो, उसके ऊपर इवन पावर आ जाए। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो टेंजेंट पे आएगी, सेक पे आएगी, कोसेक पे आएगी, कॉट पे आएगी, तो क्या करेंगे भाई, उसके लिए मेथड डिफरेंट होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइन या कॉस के ऊपर कभी भी अगर हायर पावर इवन आ जाए तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि भैया हम लोग सॉल्व करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी के ऊपर। तो इंटीग्रेशन यहां पे डायरेक्टली अब अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप में से किसी बच्चे को लग रहा है ना अभी भी कि सर यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन सिंपल बन गया, अब तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते होंगे डायरेक्टली, तो बेटा अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करता। भाई कॉस की हायर पावर या साइन की हायर पावर के लिए इंटीग्रेशन में कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर हायर पावर आ जाए, हायर पावर का मतलब क्या, वन से बड़ी कोई भी पावर आ जाए, तो हमेशा उसको सॉल्व किया जाता है डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर। अगर तो इवन पावर आ रही होगी उसको डबल एंगल आइडेंटिटी पे सॉल्व करते हैं, अगर ऑड पावर आ रही होती है उसको पाइथागोरस थ्योरम पे करते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे ऑड पावर को कैसे करना है कैसे नहीं करना। फिलहाल इस जहन में बात रखिएगा कि अगर आपके पास इवन पावर हायर आ रही है तो हमेशा क्या करेंगे, डबल एंगल आइडेंटिटी के ऊपर सॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि मैं सिंपल तरीके से यहां पे लिखूंगा, सिंस एज वी नो डेट यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 प्लस का कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। तो हमने सिंपल यहां पे फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेना है। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी हाफ का हाफ इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन और कॉस स्क्वायर। देखो हमने क्या करना है यहाँ पे, इस कॉस स्क्वायर जेड को इस कॉस स्क्वायर जेड के ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये डबल एंगल आइडेंटिटी वाला। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस 2z डिवाइडेड बाय 2 का 2 और बाहर dz का dz। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपकी जो ओरिजिनल ये कॉस स्क्वायर वाली वैल्यू थी ना, ये जो भी आपकी हायर पावर इवन पावर वाली टर्म होती है, ये बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाती है। बेसिकली क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूले के ऊपर, यानी कि सिंप्लीफाई करके अब ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना निस्बतन बड़ा आसान है। कैसे कि भाई अब इंटीग्रेशन को आप बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर शेयर कर दोगे, इंटीग्रेशन इस टर्म पे भी चली जाएगी, इस टर्म पे भी चली जाएगी, आफ्टर ब्रेकिंग दी एलसीएम। अभी तो नहीं आ सकती
सकती, पहले एलसीएम को ब्रेक करोगे चली जाएगी। तो बेटा देखो बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है हाफ का हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अच्छा भाई इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, अब मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टर्म्स को ब्रेक कर दूंगा, एलसीएम को ब्रेक कर दूंगा। तो एलसीएम अगर ब्रेक करेंगे तो इधर हाफ आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा cos 2z, और नीचे डिवीजन में आ गया 2 का 2, और बाहर क्या है, बाहर है dz का dz। यानी कि हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने सिंपल तरीके से जो टर्म आ रही थी ना, इस टर्म के ऊपर सिंपल तरीके से हम लोगों ने वैल्यूज को ब्रेक डाउन कर दिया। क्लियर है भैया जी? अब देखो इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड कर देंगे। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो, सर आपने डायरेक्टली इंटीग्रेशन को सेंड क्यों नहीं करा था? तो मेरा बेटा उसके पीछे रीजन ये कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन जा नहीं सकती ना, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि देखो यहाँ पे दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, तो वी कैन नॉट सेंड द इंटीग्रेशन डायरेक्टली। हम लोगों ने किया एलसीएम को पहले ब्रेक करा, जब ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज बन गई, दो डिफरेंट टर्म्स बन गई, दो डिफरेंट आइडेंटिटीज बन गई, तब हम लोगों ने इंटीग्रेशन को शेयर किया। अच्छा, हो सकता है कोई लेजेंड बच्चा बैठा है, वो लेजेंड बच्चा कौन होता है? जो अल्लाह मियां का बहुत ही खास बच्चा होता है, जैसे हाशिम इज अ लेजेंड बच्चा। अपने आप को मैं अपने रख के सुना देता हूँ। देखो वो क्या करेगा, वो बोलेगा सर इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं मेरा बेटा, ये लेजेंड वाली हरकत नहीं करनी, ये वाली जो हरकत होती है ना, हमारे जो ट्यूशन वाले बाजे पढ़ा रहे होते हैं वो उनकी हरकत होती है। भाई देखो ये वाली हरकत क्यों नहीं करनी बेटा, देखो ये 2z जो है ना, ये कॉस का एंगल है, और नीचे वाला 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अ कांस्टेंट कैन नेवर कैंसिल आउट द एंगल, एंगल कभी भी बाहर की वैल्यू से कैंसिल आउट नहीं हो सकता मेरा बेटा, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑलवेज, है ना? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स में शेयर कर देना है। इंटीग्रेशन एक दफा चला जाएगा हाफ के ऊपर, और फिर एक दफा जो हमारे मासूम से इंटीग्रेशन साहब हैं, वो चले जाएंगे cos 2z डिवाइडेड बाय 2 इनटू इनटू dz के dz के ऊपर। सही है ना मेरा प्यारा बेटा? ये देखो बाहर हाफ का हाफ एज इट इज, और इंटीग्रेशन इस हाफ पे जब अप्लाई होगी तो बेटा हाफ की या कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि दुनिया में कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रही हो इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, कि भाई देखो जो भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको एज इट इज लिखोगे, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक दफा लिख दिया जाता है। फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज। अच्छा ये 2 क्या है, देखो ऊपर एक ही टर्म है और ये 2 नीचे कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो इसको मैं उठा के पहले बाहर निकाल देता हूं। और इंटीग्रेशन सिंपल किस पे अप्लाई हो जाएगी, इंटीग्रेशन सिंपल cos 2z के ऊपर अप्लाई हो रही है। अब cos 2z के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखो यहां पे आप इंटीग्रेशन इजीली अप्लाई कर सकते हो। कैसे, कि भैया देखो cos 2z का मतलब क्या है, सिंपल cos की इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। कुछ बच्चे जज्बाती होकर फौरन से फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे, मगर बेटा चांटा आपको एग्जामिनर मारेगा, क्योंकि एग्जामिनर अंडा दे देगा यहाँ पे आपको, अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, क्योंकि आपने सर हाशिम के मेन कॉन्सेप्ट भी भूल गए। सर हाशिम ने क्या कहा था भाई आपसे, कभी भी इंटीग्रेशन अगर आपको अप्लाई करनी है तो फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो बेटा अभी 2z का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पहले वो बनाओगे बेटा। ये चीज जहन में रखिएगा, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके ऊपर बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेंगी। सही है ना? तो देखो हाफ का हाफ यहाँ पे एज इट इज का एज इट इज, सिंपल यहाँ पे हाफ जेड का हाफ जेड एज इट इज, प्लस का हाफ इंटीग्रेशन cos 2z पे कैसे अप्लाई करूंगा भाई, cos 2z की इंटीग्रेशन क्या होगी, उसको अप्लाई करने से पहले मुझे एंगल का बाहर डेरिवेटिव बनाना जरूरी है। 2z का डेरिवेटिव 2 होगा, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और ऊपर भी 2, यहाँ पे 1/2 लेकर आया, यानी कि 1/2 डिवीजन में लेकर आऊंगा और ऊपर 2 मल्टीप्लीकेशन में लेकर आऊंगा। तो ऊपर अभी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करी, अभी हमने डेरिवेटिव को पहले कंप्लीट करवाया है। ये क्या स्टेप करा है, किसी को अगर क्लियर नहीं है क्लियर कर देता हूं। देखो अभी मेरे पास cos का एंगल क्या था, 2z, तो 2z का बाहर चूंकि डेरिवेटिव नहीं था, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ गए। अब फाइनली वी कैन अप्लाई द इंटीग्रेशन, नाउ वी कैन ओनली अप्लाई द इंटीग्रेशन। बाहर हाफ का हाफ एज इट इज, अंदर क्या था, अंदर मौजूद है हाफ जेड का हाफ जेड। यहाँ पे देखो 1/2 क्या हो गया, ये बन गया 1/4 के बराबर। और सिंपल तरीके से अब फाइनली cos 2z की इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो cos का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव का साइन होता है, और जो भी cos का एंगल आ रहा है वो एंगल एज इट इज का एज इट इज लिख दिया जाएगा। सिंपल तरीके से जब तमाम इंटीग्रेशन के साइन रिमूव हो जाते हैं, तो लास्ट में फाइनली हम लोग प्लस का सी लगा देते हैं। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, कि देखो सबसे बाहर जो ये हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंदर वाली तमाम की तमाम टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/4z, 1/4z प्लस का 4 2 जार 8 हो गया, क्योंकि ये हाफ अंदर वाली तमाम टर्म्स के पास जाएगा। तो हाफ जब हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 बन गया, हाफ जब 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/8 बन गया। और आगे क्या है,
आगे हमारे पास आ रहा है सिंपल साइन 2z प्लस का c एज इट इज। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, मगर ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे z जो आ रहा है वो हमने अपने पास से सपोज किया था। z की ओरिजिनल वैल्यू किसके बराबर थी, क्या सपोज करवाया था, z को 2y के बराबर। तो लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ z। नाउ रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ z। बेटा ये काम करना बहुत जरूरी है अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन आ रहा है, अदरवाइज आपके फजूल के 2 नंबर कट जाएंगे इतनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व करने पे। Now replacing back the value of z. Now replacing back the value of z. बेसिक इंग्लिश को लिखना होता है भाई, इंग्लिश के रट्टे नहीं मारे जाते। तो भैया z की वैल्यू किसके बराबर थी, हमें मालूम है z बराबर था 2y के। तो जहां जहां z आ रहा है वहां 2y आ जाएगा। तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया 1/4 इंटू z की जगह पे आ गया 2y, प्लस का 1/8 प्लस का 1/8 इंटू साइन का साइन 2 का 2, और z की जगह पे क्या आ गया, अगेन 2y आ गया, प्लस का c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा कोई अल्लाह का नेक बंदा, अगेन बहुत मासूम से हमारे बच्चे होते हैं, ट्यूशन वाले बाजी और बाजियों से पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट रख रहे होते हैं, तो भैया वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर ये 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा। तो बेटा अगर आप में से कोई हाशिम जैसा लेजेंड बच्चा बैठा हुआ है तो भाई आपने लेजेंड पन का मुजाहरा नहीं करना। उसके पीछे रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई ये साइन 2z के अंदर 2z मेरा एंगल है, तो एंगल कैन नेवर मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई फ्रॉम एन आउटर टर्म। एंगल कभी भी बाहर की टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता, रिमेंबर दिस वैल्यू, सही है ना। अच्छा हाँ अंदर की वैल्यू से हो सकता है, तो भाई इसको सिंप्लीफाई मैं कैसे करूंगा, देखो ये सिंप्लीफाई आपस में हो जाएगा, ये बाहर मौजूद है 2y और 1/4, तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा y/2। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1/8 एज इट इज, साइन का साइन एज इट इज, 2 2 क्या हो जाएगा 4y के बराबर, प्लस का c। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया, और हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को मार्क कर लो बेटा, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए पेपर में आने के चांसेस बेतहाशा है। अच्छा, बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं सर गिफ्ट का कोई क्वेश्चन दे दें, तो बेटा मुझे जो है ना होमवर्क देने की आदत नहीं है। मैं अपने शागिर्दों को बहुत दरिया दिल आदमी हूं, गिफ्ट देता हूं, तोहफे देता हूं। तो भाई मैं आपको एक तोहफा देता हूं कि आपने इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है साइन स्क्वायर 2y इंटू डी वाई। अगेन पेपर के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो चलो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दूं, बल्कि नहीं यार चलो आपके लेवल पहले 2y के ऊपर सॉल्व कर लो, और एक दफा 3y पे सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। दोनों के ऊपर आपने सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर 2y का सेम आंसर ही आ रहा होगा, मगर उसके साइंस सारे डिफरेंट हो रहे होंगे, साइंस डिफरेंट होंगे, सही है ना। कहने का मकसद क्या है कि भाई ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये गिफ्ट का क्वेश्चन है, इसको खुद से बैठ के सॉल्व करना है, सही है ना। ये मेरी तरफ से तोहफा है भाई, गिफ्ट है, होमवर्क होमवर्क नहीं देता मैं, तोहफे देता हूँ अपने शागिर्दों को। गिफ्ट लोगे तभी बेटा किसी जगह पे कामयाब होके पहुंचोगे, अदरवाइज ऐसे ही बेकार बैठे रहोगे। तो गिफ्ट का क्वेश्चन करना क्या है, बहुत जरूरी है। मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, इन केस किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को मसला है, क्योंकि बेटा बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बड़ी सिंपल सी बात करी कि इस जुमले को अपनी गट्टी से बांध लो, कहीं पे क्या कर लो बेटा, गट्टी से बांध लो कि कभी भी साइन हो या कॉस हो, कभी भी साइन हो या कॉस हो, इनके ऊपर अगर इवन पावर आ जाए, इनके ऊपर क्या आ जाए, इवन पावर आ जाए, तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैसे सॉल्व होगा, ये होता है डबल एंगल आइडेंटिटी के ऊपर सॉल्व। किसके ऊपर सॉल्व होगा मेरा बेटा, डबल एंगल आइडेंटिटी के ऊपर सॉल्व होगा। ये कॉन्सेप्ट बेतहाशा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड के लिए। बेटा ये जो क्वेश्चन आपने इतने बड़े मेथड पे हमने सॉल्व किया है ना, ये क्वेश्चन नस्ट में, आईबीए में, एनईडी में, यूईटी में, फास्ट में, जीआईकेआई में, लम्स में बहुत आता है। अब आप सोचेंगे सर वहां पे कैसे करते हैं, तो बेटा वहां पे शॉर्टकट होती है। तो भैया एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट दी शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड में टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, तो वहां पे इतने लंबे लंबे मेथड, फनकारियों वाले मेथड नहीं करने पड़ते, तो वहां पे पूरी शॉर्टकट होता है। तो इसीलिए एक न्यू बैच मेरा भी फरवरी के स्टार्ट के अंदर स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड बैच मेरा भी जनवरी में हुआ था, तो आप बिल्कुल उसमें एनरोल करवा सकते हो अपने आप को फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जा रही होती है उसके अंदर। तो खैर वापस आते हैं, तो भाई इस क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी बच्चे को इनके मसला हो रहा है, तो बेटा देखो कॉस स्क्वायर 2y का इंटीग्रेशन कैसे लिया। भाई सिंपल तरीके से देखो, सबसे पहले नंबर में चूंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है, तो हमेशा याद रखो कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है तो पहले इंटीग्रेशन की टेंशन लेनी, पहले तुम्हें टेंशन लेनी है किसका बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो सकता है। तो भाई हमने पहले टेंशन ले ली किस चीज की, कि भाई डेरिवेटिव किसका कंप्लीट हो रहा है, 2y का। 2y का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 के बराबर, बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ गए भैया, इससे क्या हो गया, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब जब कंप्लीट हो गया तो उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, और सिंपल तरीके से हमने एक वैल्यू को दूसरे के बराबर सपोज करवा लिया। मैंने यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट और बताने की कोशिश करी कि देखो अगर क्वेश्चन के अंदर जैसे y यूज हो रहा है, तो आप कभी भी कोशिश किया करो y को दोबारा यूज ना करो सपोज करवाने के लिए, किसी टर्म को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, अदरवाइज कंफ्यूजन होने की और गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे z को सपोज कर लिया, कुछ भी सपोज कर सकते थे, और हमने यहाँ पे सपोजिशन करवा के अपनी इक्वेशन नंबर 1 को फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने क्या कर दिया भाई, सपोजिशन करवाने के बाद
बाद इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में लेकर आ गए, सही है ना मेरे प्यारा बेटा। इसके बाद देखो हमने क्या करा, हमने कहा कि यार अब जब सपोजिशन करवा ली ना, अब फाइनली टेंशन लेने की बारी आती है, अब टेंशन लेने की बारी आती है भाई इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि बेटा देखो कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर हायर पावर आ रही हो और इवन पावर हो, तो हमेशा हम कम क्या यूज करते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला जो है ना, ये इंटीग्रेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन पे क्या करा मेरा बेटा, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करवाने के बाद यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक कर दिया भाई, ये कंप्लीट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाई लेट सपोज सी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या काम करा भाई, लेट सपोज मेरे पास आता है ए प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 7। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है इस टर्म को, तो मैं क्या करूंगा भाई, एलसीएम ब्रेक करूंगा ना। तो जो नीचे वाली टर्म आ रही है वो दोनों वैल्यूज के साथ लिखी जाएगी, नीचे वाली जो वैल्यू आ रही है वो दोनों वैल्यूज के साथ लिखी जाएगी। तो एलसीएम ब्रेक करवाया हम लोगों ने, तो ये 1 बाई डिवाइडेड बाई 2 बन गया। और आगे क्या बन गया, आगे बन गया हमारे पास सिंपल cos 2z डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर हम लोगों ने शेयर कर दी। तो हाफ की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, हाफ इज अ कांस्टेंट वैल्यू पहले लिखा जाएगा। कांस्टेंट कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन सिंपल वो नंबर होता है जो कांस्टेंट वाला होता है, और साथ में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं वो वेरिएबल आ जाता है। आगे यहाँ पे देखो cos 2z डिवाइडेड बाय 2 था, तो नीचे वाले 2 को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही थी सिंपल, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। और cos 2z की इंटीग्रेशन अब ले लेंगे। अब cos 2z की इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, देखो अक्सर बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स जो करते हैं ना इंटीग्रेशन में, बार बार मैं बताता हूँ कि बेटा वो एंगल का बाहर डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं। भाई यहाँ पे देखो अभी मैं इंटीग्रेशन अप्लाई ही नहीं कर सकता बेटा, इस चीज को अपनी गट्टी से मान लो कहीं पे कि देखो आप यहाँ पे अक्सर बच्चे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। भाई यू कैन नॉट अप्लाई द इंटीग्रेशन जब तक आपके एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं होगा। तो 2z का बाहर डेरिवेटिव क्या होता है, 2 के बराबर। तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले 2 को लेकर आ गए। अब जब लेकर आ गए, नाउ यू हैव अप्लाइड द फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ cos दैट इज sin। और फिर सिंप्लीफिकेशन करी आपने, पहले एक दफा तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद फिर आपने z की वैल्यूज को प्लेस बैक करवाया और फिर सिंप्लीफाई करके फाइनली हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से मेरा एक क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। रिमेंबर दिस थिंग, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन हो गया, या साइन की पावर 4 का क्वेश्चन हो गया, या कॉस की पावर 4 का, ये क्वेश्चन अल्लाह माफी बेटा इतना पेपर में आते हैं, इतना पेपर में आते हैं कि हॉट टॉपिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो भाई बस लास्ट में इस क्वेश्चन की खूबसूरती के ऊपर, इस क्वेश्चन की अहमियत और अफादियत के ऊपर सिर्फ एक बात बोलूंगा कि बेटा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस बेतहाशा ज्यादा है। आप जब भी मेरा लेक्चर सुन रहे हो ना, आज से 10 साल के बाद सुन रहे हो, 5 साल के बाद सुन रहे हो, मैं एक पेशन को ही आपके लिए कर देता हूं, एक प्रेडिक्शन कर देता हूं कि बेटा इन चारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत तरीके से कर लेना। एक जो क्वेश्चन है ये साइन स्क्वायर थीटा के लिए इंटीग्रेशन का, एक क्वेश्चन होता है कॉस स्क्वायर थीटा वाला, एक क्वेश्चन होता है साइन की पावर 4 वाला, एक क्वेश्चन होता है कॉस की पावर 4 वाला। तुम कुछ भी करो ना करो, इन क्वेश्चंस को लाजमी कर लेना बेटा। एक प्रेडिक्शन करके जाऊंगा कि इस प्रेडिक्शन जो है ना, तुम्हारे हर साल के इंटरमीडिएट के या ए लेवल्स के या एप्टीट्यूड के, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ना पूछे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो अभी कॉस स्क्वायर वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है, साइन स्क्वायर वाला क्वेश्चन क्या है आपके लिए गिफ्ट है। ये जो साइन स्क्वायर वाला क्वेश्चन है ये क्या है आपके लिए गिफ्ट है। और अगर मुझे आगे की एक्सरसाइज के अंदर साइन की पावर 4 या कॉस की पावर 4 का क्वेश्चन नहीं दिखता, तो बेटा लास्ट में मैं इसको भी अपनी तरफ से सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा सिर्फ किताब से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सही है ना। तो मैं साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 वाला क्वेश्चन आपको अपने पास से सॉल्व करवा दूंगा। आई गेस एग्जांपल्स के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं लास्ट के अंदर क्लास में भी इसको भी सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा कुछ करो ना करो, इन चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। और सारे के सारे एक ही मेथड पे वैसे सॉल्व होंगे। सबका मेथड क्या है कि भाई कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर हायर इवन पावर आ रही होगी, तो इंटीग्रेशन को अप्लाई करने से पहले हम सिंप्लीफिकेशन करवाते हैं। और सिंप्लीफिकेशन किस प्रोसेस के ऊपर होती है, डबल एंगल आइडेंटिटी के फॉर्मूले के ऊपर हो रही होती है। अच्छा भाई आगे मूव कर सकते हैं अब हम लोग। अच्छा तो बेटा अब आपके जहनों में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सर अगर साइन या कॉस के ऊपर इवन पावर होती है तब हम तो डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, मगर सर अगर साइन या कॉस के ऊपर ऑड पावर आ जाए, अगर साइन या कॉस के ऊपर ऑड पावर आ जाए सर तब क्या करेंगे सर, ये वाली बात भी एक्सप्लेन कर देना जरा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखो उस चीज के ऊपर आ रहा है। यहां पे देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब इंटू 3x प्लस का 5। रिमेंबर दिस थिंग अगेन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने के चांसेस बेतहाशा हैं, क्योंकि साइन या कॉस के ऊपर आपकी बारी में ऑड पावर आ रही है। अच्छा देखो अगेन क्वेश्चन को पहले समझा करो, क्वेश्चन को कैसे समझोगे कि देखो आपके पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है साइन क्यूब और आगे आपको एंगल गिवन है 3x प्लस का 5 इंटू डी एक्स, है ना।
अभी सारी चीजें भूल जाओ, पहले समझो इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे। देखो अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करने के ऊपर जाओगे ना बेटा, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में सिंपल साइन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन के अंदर साइन क्यूब का थोड़ी कोई फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो गया। नहीं सर, अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली वो अप्लाई कर दूं, सर क्या अप्लाई कर दूं, मैं यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई करूं, तब क्या होगा। देखो पावर फॉर्मूला क्या कहता है, कंप्लीट फंक्शन का नीचे वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे इतने चालाक होंगे, बोलेंगे सर क्या हम ये नहीं कर सकते, एंगल का बाहर डेरिवेटिव बना दें और पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। नहीं बेटा, ऐसी कोई फनकारी आप कर नहीं सकते ना। देखो पावर फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती है कि कंप्लीट टर्म जिस पे पावर आ रही है, देखो पावर किसके ऊपर आ रही है, साइन के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब कंप्लीट टर्म पे पावर है। तो यानी कि साइन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है अगर पावर फॉर्मूले का यहाँ पे अप्लाई होगा, यूजेज होगा। तो इसका मतलब चूंकि साइन का बाहर डेरिवेटिव कॉस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब पावर फॉर्मूला भी फेल हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, आप हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया इस एक्सरसाइज का, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर ऑड पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं। कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर ऑड पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी साइन या कॉस पर अगर ऑड पावर आ रही होती है, हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। किसके ऊपर सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले जो थ्योरम दिया था उस पर सॉल्व करते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है मेरा बेटा क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि हमेशा हम लोग पर्टिकुलरली साइन या कॉस के ऊपर अगर ऑड पावर आ रही होगी तो पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने का भी तरीकेकार बहुत मजे का है कि हम सिंपल तरीके से ऑड पावर को ब्रेक करवा के सॉल्व करते हैं। ऑड पावर जो होती है ना उसको ब्रेक करवाते हैं ऑड पावर को, और फिर सॉल्व करते हैं टर्म्स को। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि देखो हमारा सॉल्व करने का तरीका भी बहुत ही निराला होता है, बहुत ही मजे का होता है कि कभी भी मेरे पास साइन या कॉस के ऊपर अगर ऑड पावर आ रही होती है तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, हम सॉल्व करने के लिए अपना ना सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं बल्कि ऑड पावर्स को ब्रेक करवा के सॉल्व करते हैं। ये प्रो टिप हिंट है बेटा, इन जो छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा होता हूं इनको कॉपी पे मार्क कर लिया करो। कल को जब एप्टीट्यूड पढ़ रहे होगे ना मुझसे, तो ये बातें छोटी छोटी बेतहाशा काम आएंगी और जिंदगी भर तुम्हारी नस्लों के लिए लेक्चर बड़े काम आएंगे अगर तरीके से रजिस्टर एक दफा आपने बना लिया। सही है ना भैया। अब आ जाओ जरा वापस क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर क्वेश्चन को आप तरीके से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन क्यूब इंटू 3x प्लस का 5 इंटू डी एक्स। एग्जामिनर आपसे कहता है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया इसकी इंटीग्रेशन लेके बताओ। अब इंटीग्रेशन इसकी मैं कैसे लूंगा। देखो अब मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैंने आपको पूरा उसका पीछे लब्बे लुबाब समझा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी भूल जाओ यहाँ पे पावर क्या है, अभी भूल जाओ ऑड पावर है इवन पावर है। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने जहन में लेकर आओ कि भाई यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा रहे होंगे। तो एंगल मेरे पास गिवन है यहाँ पे 3x प्लस का 5। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 3x का डेरिवेटिव मेरा बेटा बराबर होता है किसके, 3 के। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 के बराबर होता है। प्लस के 5 का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। सही है ना भैया। तो अभी चूंकि भाई 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले लेकर आएंगे। पहले क्या करवाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लेकर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, साइन क्यूब का साइन क्यूब, आगे क्या आ गया, आगे आ गया 3x प्लस का 5 इंटू 3 इंटू डी एक्स। है ना भाई। तो हमारा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। फंक्शन का बाहर हम लोगों ने क्या करवा दिया, डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया। नॉर्मल सी मिसाल है। अब इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करवाना जरूरी है। तो भाई चूंकि हम इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो आई कैन नॉट टीच यू दी डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड मैं एप्टीट्यूड साइड पे सिखाऊंगा। तो एप्टीट्यूड के लिए नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, आईबी के अंदर, एनडी में कैसे सॉल्व करते हैं वो एप्टीट्यूड लेवल कॉन्सेप्ट है। आपको वो कॉन्सेप्ट अगर मैं सिखा दूंगा तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे नडी मार रहे हो, इसलिए यहाँ पे वो नहीं सीखना। यहाँ पे नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करना। तो नॉर्मल मेथड क्या कहते हैं कि भैया पहले एंगल का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दिया, अब सब्स्टिट्यूट करवा लो इसे। अच्छा भाई क्वेश्चन में चूंकि x यूज हुआ है तो मैं y पे सपोज करवा लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भैया लेट y इज इक्वल टू, इस कंप्लीट टर्म का बाहर डेरिवेटिव फॉर्म करवाया है तो लेट y इज इक्वल टू 3x प्लस का 5। तो अब यहाँ पे सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे किसकी रिस्पेक्ट से, जिसकी टर्म से इंटीग्रेशन गिवन थी उसकी टर्म से डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव हो गया 3 के बराबर, और 5 का डेरिवेटिव होता है 0 के बराबर। तो dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपल तरीके से dy की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 3 इंटू डी के बराबर। अब आपने करना क्या है, तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लॉट कर देना है। तो क्या लिखोगे, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, देखो इक्वेशन नंबर 1 बन गई 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रेशन का सिंबल साइन क्यूब का साइन क्यूब
आगे देखो इस कंप्लीट टर्म को हमने किस पे सपोज करवाया है, इस 3x+5 को हमने किस पे सपोज करवाया, हमने इसको y के बराबर सपोज करवा लिया है। और ये 3 इंटू डी एक्स किसके बराबर है, हमारे पास dy के बराबर है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाता है। अगर मैं डायरेक्टली, ऑल्दो हम ऑब्वियसली एप्टीट्यूड लेवल पे हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होंगे, मगर आपके लेवल के ऊपर मेरा बेटा हमने क्या काम करा, हमने इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि आपके लेवल के ऊपर बात थोड़ी सी आसान हो जाए। अब देखो सिंपल तरीके से क्या बन गया, 1/3 इंटू इंटीग्रेशन साइन की पावर क्यूब वाई। अब इसको सिंप्लीफाई मैं करूंगा अपने नॉर्मल इंटीग्रेशन अप्लाई करने के मेथड के ऊपर। कैसे कि देखो, अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है साइन क्यूब वाई के ऊपर। तो अब जो मैंने सारी बातें करी थी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होंगे। देखो साइन के ऊपर पावर क्या आ रही है, क्यूब आ रही है। हो सकता है कि बच्चा बोले सर अब क्यों नहीं, क्या सर अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते, सर क्या अब साइन का हम ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो बेटा देखो साइन का ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला मैं यहाँ पे किसी सूरत अप्लाई नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा इंटीग्रेशन के अंदर सिंपल साइन के लिए फॉर्मूला है, साइन क्यूब के लिए इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। आप बोलेंगे सर, सर तो क्या पावर फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते। अरे मेरा प्यारा बेटा पावर फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, देखो पावर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है साइन क्यूब बाय, तो पावर फॉर्मूला कहता है कि भाई जिस टर्म पे पावर आ रही है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए ना। तो साइन का बाहर डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस के बराबर होगा। और साइन का बाहर डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस के बराबर होगा। अब मुझे साफ दिख रहा है कि बाहर कहीं कॉस नहीं आ रहा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और हम फंक्शन को कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब पावर फॉर्मूला भी फेल हो गया, यानी कि मेरी तमाम चीजें फेल हो गई। जब तमाम चीजें हमारी फेल हो जाए ना, तो इसका मतलब क्या है कि भैया कुछ और कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बताया था, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर हायर पावर आ जाए ना बेटा, वहां पे ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मुलाज, पावर फॉर्मुला सब फेल हो जाता है। तो याद रखिएगा कभी भी साइन या कॉस पे अगर हायर पावर आ रही है, उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। अगर तो पावर इवन है तो डबल एंगल आइडेंटिटी मेथड होता है, और अगर पावर ऑड होती है तो पाइथागोरस थ्योरम पे सिंप्लीफिकेशन होती है। क्या कहा मैंने कि साइन या कॉस के ऊपर कभी भी अगर ऑड पावर आ जाए तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी बेटा, सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आएगी सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और ये सिंप्लीफिकेशन करने की टेक्निक क्या होती है, ये हम करते हैं पावर को ब्रेक करके। सर इसका मतलब क्या हुआ, पावर को ब्रेक करना सर ये क्या कहते हैं, आइए अभी समझाऊंगा ना, मेरे बेटे को टेंशन ले रहे हो। यानी कि देखो मैंने क्या कहा, साइन या कॉस पे अगर हायर पावर आ जाए ऑड की, तो हम सिंपल तरीके से क्या करते हैं, अब यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, पावर्स को ब्रेक करेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम को। तो भाई साइन क्यूब के अंदर मुझे पावर को ब्रेक करना है, तो भाई क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, ऐसे करके, जरा सोच के जवाब दीजिएगा, क्या मैं क्वेश्चन को ऐसे करके लिख सकता हूँ। हो सकता है कि बच्चा बोले सर ये क्या मतलब हुआ इसका। भाई देखो दुनिया में जब कभी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स क्या होती है, हमेशा आपस में ऐड होती है। whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। तो भाई इसका वाइस वर्सा स्टेप भी हो सकता है कि लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर 7, तो क्या मैं उसको ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकता a की पावर 3 इंटू a की पावर 4। सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि देखें ना जाहिर सी बात है जब a और a मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इनकी पावर्स आपस में क्या हुई होंगी, ऐड हुई होंगी, तभी तो a की पावर 7 बन रहा है। तो इसी तरीके से अगर साइन क्यूब एक्स, तो हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक करके लिख दिया। नॉर्मल सी मिसाल है बेटा, सही है ना भाई, ये बात पल्ले पड़ती है सबको। तो आइए जरा आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा भाई, अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 1/3 इंटू साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई। अब मुझे मालूम है कि भैया अब इसको मैंने ब्रेक करवा लिया, तो मेरे लिए क्वेश्चंस को जरा बात करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे, कि भाई देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब हमने पावर्स को ब्रेक करवा लिया और पावर्स को ब्रेक करवा दिया, अब देखो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूंगा। सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर वैल्यू को रिप्लेस करवा दूंगा। सर क्या मतलब, भाई हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, देयरफॉर एज वी नोटेड, इसका मतलब क्या है, एज वी नोटेड, या आप प्रॉपर्ली लिख भी सकते हो एज वी नोटेड, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन क्या बन गई कि वहां पे जो साइन स्क्वायर वाई आ रहा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 का 1/3 इंटीग्रेशन का सिंबल, और इस साइन स्क्वायर वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस का कॉस स्क्वायर वाई, सही है ना। और बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है सिंपल साइन वाई का साइन वाई इंटू डी वाई का डी वाई एज इट इज। तो हमने क्या करा, देखो मैंने स्टेप क्या करा, मैंने जो आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट दिए हैं ना, ये दो कॉन्सेप्ट बड़े मुफस्सिल कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि इस पे हमेशा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कभी भी आपके पास साइन या कॉस के ऊपर अगर हायर ऑड पावर आ रही होगी तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व भी कैसे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो भी ऑड पावर आ
रही थी उसके ऊपर तुमने क्या करना है, उस ऑड पावर को ब्रेक डाउन करवाना है और फिर तुमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना। तो हमने देखो यहाँ पे यही काम तो करा, हमने अपनी पावर को ब्रेक करवा दिया और फिर सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन बच्चा बन गया भाई, बच्चा बन गया, अपना बच्चा है ये। कैसे कि भाई अब सिंपल तरीके से साइन जो है ये अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो। अब सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन कैसे करवाओगे कि भाई ये साइन वाई जाके इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस cos स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करवाई जाएगी कि भाई जो भी बाहर वाली वैल्यू है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, अंदर वाली तमाम की तमाम टर्म से जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ये साइन वाई जब 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, साइन वाई का साइन वाई। ये साइन वाई जब cos स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, नॉर्मल सी बात है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। अब फाइनली अब इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे एंड नाउ योर क्वेश्चन हैज बीन सिंप्लीफाइड, नाउ योर क्वेश्चन कैन इजीली बी सॉल्व्ड। तो भैया यहां से आपके आके जो है ना, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है खुद ब खुद चार्ज हो जाता है कि भाई अभी क्वेश्चन क्या बन गया, हलवा बन गया। क्या बन गया बेटा, हलवा बन गया। कैसे कि देखो अब इंटीग्रेशन को बारी बारी अब मैं दोनों टर्म्स पे अप्लाई करवाऊंगा तो व्हाट इट विल बिकम, इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगी साइन वाई के ऊपर इंटू डी वाई का डी वाई, फिर एक दफा ये इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी cos स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई के ऊपर। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, इस तरीके से। अब फाइनली इसकी इंटीग्रेशन लेना बच्चों का काम है। देखो इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी अगर डायरेक्टली आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते तो मेथड ही क्या होता है कि आप सिंप्लीफिकेशन करवाते हो, आप सिंप्लीफिकेशन करवाते हो ताकि आप इंटीग्रेशन अप्लाई करने के काबिल हो जाओ, और जब अप्लाई करने के काबिल हो जाते हो तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी जाती है। सही है ना बेटा, तो 1/3 का 1/3 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, साइन वाई की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है। अब देखो अब यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है। अब इंटीग्रेशन साइन पे अप्लाई हो रही है तो साइन का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। साइन की इंटीग्रेशन होती है cos y के बराबर, नेगेटिव के cos y के बराबर। साइन के इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का cos y। सही है ना, और चूंकि y का डेरिवेटिव बाहर एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। आगे देखिएगा, अब आगे देखो, आगे हो रहा है सर cos स्क्वायर y इंटू साइन y। सर यहां पे क्या करेंगे, अरे मेरा प्यारा बेटा cos स्क्वायर y इंटू साइन y में परेशान क्यों होते हो, cos के ऊपर पावर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। तो जरा गौर से सोचो, cos के ऊपर अगर पावर आ रही है तो cos का क्या बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है सर, मगर cos का डेरिवेटिव तो नेगेटिव का साइन होता है। तो अरे भाई नेगेटिव के 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के डेरिवेटिव कंप्लीट करवा दो और फिर सिंपल पावर फॉर्मूला अप्लाई करवा देंगे, क्योंकि भैया काम हो चुका है हमारा। तो नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करवाया, नेगेटिव 1 से 2 दफा मल्टीप्लाई करवा दो तो ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, यानी कि सही काम कर रहे हैं। तो भैया क्या बन गया, cos स्क्वायर y इंटू नेगेटिव का साइन वाई, और बाहर क्या है, डी वाई का डी वाई। यानी कि देखो हम लोगों ने क्या काम करा मेरा बेटा, हम लोगों ने बहुत ही मजे का काम करा। क्या मजे का काम करा कि भैया देखो हमारे पास cos के ऊपर पावर आ रही थी cos फाई के ऊपर, और हमें मालूम है भैया इसकी इंटीग्रेशन कैसे ली जाएगी, पावर फॉर्मूले के ऊपर। मगर पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया जिस टर्म के ऊपर पावर आ रही है उसका बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है, तो तभी पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो भैया cos के ऊपर पावर आ रही थी, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का साइन। तो नेगेटिव का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी यहाँ पे, तो नेगेटिव को मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप लेकर आ गए। अब जब लेकर आ गए तो कैसे सिंप्लीफिकेशन करोगे, बाहर बन गया 1/3 का 1/3, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव का cos y, नेगेटिव का cos y, आगे नेगेटिव नेगेटिव प्लस का बंदा, और यहां पे इंटीग्रेशन को जब मैं अप्लाई करूंगा तो व्हाट द इंटीग्रेशन विल बिकम, यहां पे इंटीग्रेशन आ जाएगी सिंपल cos क्यूब y डिवाइडेड बाय 3, cos क्यूब y डिवाइडेड बाय 3 प्लस के c के साथ आंसर आ जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये क्या स्टेप किया आपने, क्या दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल कर देता हूं मेरा बेटा। भाई सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करा। पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं कि भैया पावर का अगर बेस का डेरिवेटिव आ चुका है तो आप इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पावर फॉर्मूला ये कहते हैं जिस टर्म पे पावर आ रही थी उसकी पावर में एक इजाफा करेंगे ऊपर, उसको एक दफा नीचे भी लिखेंगे। सिंपल तरीके से आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। हो सकता है कोई बच्चा बोले अच्छा सर ये साइन वाई कहां गया, तो बेटा जो बच्चे स्टार्टिंग से मुझसे इंटीग्रेशन गलती से पढ़ रहे हैं, और अगर आपने मुझसे स्टार्टिंग से इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिस कर दिए। तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश होगी पुराने लेक्चर्स को पहले आके ले लीजिएगा। बट स्टिल अगर कोई बच्चा कहते हैं साइन वाई कहां गया, तो बेटा ये साइन वाई क्या था, ये आपकी बेस का डेरिवेटिव था, और इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव का पर्पस क्या होता है कि भाई आपके फॉर्मूले को अप्लाई करवाना। मैं इसकी बहुत एक मशहूर मिसाल देता हूं, और मेरे बच्चे बड़े बाद में खुश भी होते हैं उस मिसाल के ऊपर, समझ भी आती है उन्हें, मुझे बाद में मैसेज करके बताते भी हैं अक्सर बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर। तो मुझे बड़े अच्छा लगता है अगर बच्चे मुझसे राब्ता करके मुझे बताते हैं कि सर आपकी बात हमें ये अच्छी लगी थी, समझ में आई थी, इससे एज अ टीचर मुझे भी मजा आता है कि भाई ऑब्वियसली आई एम क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट। तो अक्सर बच्चे मुझे क्या, अक्सर मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ बच्चों को, देखो कि आप किसी मेहमान के जब घर पे जाते हो ना बेटा, तो आप गाड़ी में जाओ, बाइक पे जाओ, चिंची पे जाओ, बस में जाओ, तो मेहमान के ड्राइंग रूम के अंदर
आप उस गाड़ी का पर्पस क्या होता है, आपकी कन्वेंस का पर्पस क्या होता है कि आपको आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपकी फुप्पो हो गई, आपकी खाला हो गई, आपकी नानी हो गई, उनके घर के बाहर छोड़ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जो बस में जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, आप अपनी नानी के डाइनिंग रूम में घुस जाओगे बस लेके, या गाड़ी लेके या बाइक लेके आप नानी के बेडरूम में घुस जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। उस गाड़ी का, उस कन्वेंस का पर्पस क्या होता है, खाली आपको आपके रिश्तेदार के घर पहुंचाना। सिमिलरली इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव का पर्पस क्या होता है, आपको आपके ओरिजिनल फॉर्मूले तक पहुंचाना। तो भाई पावर फॉर्मूला जब मैं अप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का साइन वाई, इसका पर्पस क्या था, फॉर्मूला यूज होना। जब फॉर्मूला यूज हो रहा होगा तब ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं होता, ये आगे लिखा नहीं जाता, सही है ना भैया। अब ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लास्ट में भैया क्या करेंगे, वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाएंगे, जाहिर सी बात है भैया, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो y की ओरिजिनली वैल्यू किसके बराबर थी, 3x+5 के बराबर, तो जहां जहां y आ रहा है वहां पे 3x+y आ जाएगा। तो भैया मेरा क्वेश्चन फाइनली क्या हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, व्हाट आई विल राइट द replacing back the value of y, replacing back the value of y, replacing back the value of y, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 इंटू नेगेटिव का कॉस वाई इंटू नेगेटिव का कॉस वाई। वाई की वैल्यू क्या थी मेरा बेटा, 3x+5 के बराबर थी। तो जहां जहां वाई आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा, 3x प्लस का 5। आगे क्या था, आगे आ रहा है प्लस का कॉस होल पावर क्यूब, आगे क्या आ गया कॉस क्यूब, और y की जगह पे क्या आ जाएगा अगेन बेटा, 3x प्लस का 5, और नीचे डिवीजन में क्या है, 3 का 3 प्लस का c एज इट इज। ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, या अगर आप चाहो फर्दर सिंप्लीफाई करवाना, फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, बाहर वाला 1/3 अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको भी फर्दर आंसर के तौर पे लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का कॉस इंटू 3x प्लस का 5, नीचे होल डिवीजन में 3 आ गया, और आगे प्लस का साइन, आगे क्या हो गया, कॉस क्यूब इंटू 3x प्लस का 5। ये 3 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 9 प्लस का c। क्वेश्चन क्या हो गया मेरा बेटा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई मसले की बात, कोई चिंता की बात, कोई परेशानी की बात, सबको क्लियर होता है भाई, सबको क्लियर होता है, किसी बच्चे को कोई मसला, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई चिंता की बात, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। बेटा देखो मैं सिंपल आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता, देखो क्वेश्चन सॉल्व करवाना होता ना, गाइड बुक रख के रट्टे मार के सिंपल तरीके से तो मैं 2 लाइनों में 10 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता था, जो नॉर्मल टीचर्स करवा रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर या क्लासरूम्स के अंदर। बेटा अगर मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है, आई वांट कि मेरे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेटा मैं इतनी ही मेहनत या इससे कम मेहनत में अपने जब किसी जमाने में इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाता था ना, वहां पे भी ये काम करता था खड़े होकर। और अब जब मैं अपने ब्रांड के ऊपर अपने यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि भाई हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको आपकी जो नॉर्मल क्लास होती है ना कोचिंग की, उससे अच्छा इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो भाई काम क्या करना है, इस लेक्चर को अगर अच्छा लग रहा है, लेक्चर मजे का लगा, तो भाई अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करना है, अपने अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के ग्रुप में लाजमी लेक्चर का लिंक शेयर करो। बताओ कि सर हाशिम ने कितनी आसान तरीके से इंटीग्रेशन कवर करवाई हुई है, कितनी मेहनत से इंटीग्रेशन पढ़ाई है। बेटा नॉर्मल लोग जो है ना इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करवा देंगे, और सिंपल सिंपल जो है ना कॉन्सेप्ट दिए बगैर सिर्फ बोर्ड भर के चले जाएंगे। बट मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाता हूँ, ताकि आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए, आपको मैथ्स बड़े मजे की लगे। क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन के अंदर मैंने ये चीज बहुत नोट करी है कि 90% बच्चा जो इंटीग्रेशन से भागता है ना, वो इसीलिए भागता है कि उसका टीचर उसको इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं पाता। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव इज समथिंग वेरी 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 क्रूशियल इन योर लाइफ, जो कि आपकी जिंदगी पर बहुत काम आ रही होगी। अच्छा मेरा एक गिफ्ट का क्वेश्चन है, मैं गिफ्ट का क्वेश्चन में देना भूल गया था, वापस आ जाओ। गिफ्ट का क्वेश्चन क्या होगा, देखो गिफ्ट का क्वेश्चन क्या है मेरा प्यारा बेटा, मैं गिफ्ट जो आपको दे रहा होता हूँ ये कोई अजाब नहीं है, ये आसान सी चीज है, आपने खुद से एक बार सॉल्व करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपने इसी क्वेश्चन को एक दफा कॉस पे सॉल्व करना है, ये सेम क्वेश्चन को आपने क्या करना है मेरा प्यारा बेटा, कॉस के ऊपर सॉल्व करोगे, एंगल भी सेम रहने दो, यानी कि मैं कुछ डिफिकल्टी लेवल ही इंक्रीज नहीं कर रहा, मगर इससे फायदा बहुत होगा आपको समझने के लिए। तो आपने सेम क्वेश्चन को एक दफा कॉस के ऊपर सॉल्व करना है, खुद से आंसर निकालना है, सही है ना। तो सेम काम होगा, सेम चीजें होंगी, बट आपने क्या करोगे, ऑब्वियसली वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएंगी, सही है ना भाई। तो सेम क्वेश्चन को मेरा बेटा आपने क्या करना है, एक दफा कॉस क्यूब के ऊपर सॉल्व करना है, सेम मेथड होगा, सेम तरीकेकार होगा, मगर अब की बारी में क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई बन रहा होगा, ब्ला ब्ला करके चलते हुए जाओगे तो फॉर्मूला उसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस की पावर क्यूब की जगह पे साइन की पावर क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, कॉस वाई की जगह पे साइन वाई हो जाएगा। तो आपने एक दफा क्वेश्चन को मेरा बेटा क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है कॉस के ऊपर, सही है ना भैया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। मैंने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स बेताशा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और चीज, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक क्विक रिवीजन। मैंने क्या कहा, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर इवन पावर आ रही होगी तो हमेशा किस पे सॉल्व करेंगे, हमेशा सॉल्व करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी के ऊपर। और साइन या कॉस के ऊपर अगर ऑड पावर आ रही होगी तो किस पे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। मगर यहां पे अगर क्वेश्चन देखो तो भाई यहां पे तो दो फंक्शंस आ गए सर, पहले तो एक एक फंक्शन आ रहा था, अब क्या करें भाई, अभी भी बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देते हैं भाई। क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन आ रहा है कॉस क्यूब एक्स, और आगे आ रहा है अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स का डीएक्स। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बेटा, क्वेश्चन के अंदर
मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई cos क्यूब एक्स आ रहा है और अंडर रूट साइन एक्स आ रहा है। देखो यहाँ पे मेरे पास कैसी पावर आ रही है, ऑड पावर आ रही है, और अंडर रूट क्या होता है, तो हाफ के बराबर होता है ना। तो भाई सिंपल तरीके से अगर आप और से देखो तो यहाँ पे कैसी पावर आ रही है, ऑड पावर। और मैंने क्या कहा था, कभी भी ऑड पावर अगर आ रही होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इंटीग्रेशन के अंदर इसको सॉल्व कर रहे होंगे सिंपल तरीके से। हम लोग पर्टिकुलरली अपनी वैल्यूज को ब्रेक करके, अपनी पावर को ब्रेक करके, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। तो कभी भी ऑड पावर अगर आएगी ना साइन या कॉस के ऊपर, हमेशा हम इसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, अगर मैं अपनी पावर्स को ब्रेक डाउन करता हूं तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स। और अगर आप रूट को भी रिमूव कर दो कोई मसले की बात नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स की होल पावर में हाफ। क्या हो जाएगा, साइन एक्स की होल पावर में हाफ, क्योंकि अंडर रूट बेसिकली बराबर होता है हाफ के। अच्छा अच्छा भाई, तो अभी तक क्या काम करा मेरा बेटा, अभी तक सिंपल तरीके से हमारे पास साफ तौर पे मैं देख रहा था कि हमें एक ऑड पावर दिख रही थी। तो हमने क्या करा भैया, सिंपल तरीके से जो ऑड पावर आ रही थी उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ताकि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया जा सके। क्योंकि मैंने आपसे बहुत सिंपल वे में कहा है, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर ऑड पावर आ रही है उसको सिंपल ब्रेक डाउन कर देंगे, हम पावर्स को ब्रेक डाउन कर देंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। तो भैया एज वी नो डेट, हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। एज वी नो डेट के पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भैया कहीं पे अगर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के। सही है ना भैया। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से मेरे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। और देखो बाहर क्या मौजूद है, बाहर मौजूद है मेरे पास सिंपल कॉस एक्स का कॉस एक्स एज इट इज। और आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से साइन एक्स की होल पावर में हाफ इंटू डी एक्स का डी एक्स एज इट इज, इंटू डी एक्स का डी एक्स एज इट इज। अब देखो हमें काम क्या करना है, यहां तक का सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा। यहां पे देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, एक कॉस का फंक्शन भी आ रहा है, एक साइन का फंक्शन भी आ रहा है, मगर कॉस पे पावर आ रही है, साइन के ऊपर जो पावर है वो तो अंडर रूट है ना, अंडर रूट इज बेसिकली इक्वल टू हाफ। सही है ना, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम अभी उसकी पावर के ऊपर बात नहीं कर रहे। अभी मैंने क्या कहा, सिंपल आप देखो इवन पावर ऑड पावर। तो भैया ऑड पावर चूंकि मुझे दिख रही थी, तो हमने क्या करा, पावर्स को पहले ब्रेक डाउन कर दिया और सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब कॉन्सेप्ट को समझो कि भाई देखो, अब मेरे पास मैंने क्या करा, इस कॉस स्क्वायर की जगह पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया, तो ये ब्रैकेट में आ रहा है, और बाहर ये दो टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, बाहर ये दोनों टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो ये दोनों टर्म्स पहले जाएंगे, इस वन से भी मल्टीप्लाई होंगी और इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगी। ये बात सबको क्लियर होती है। मैंने क्या कहा कि देखो, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो बाहर जो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की होल पावर हाफ बाहर बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, भाई ये दोनों टर्म जाके 1 से भी मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की होल पावर में हाफ। सही है ना। और आगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, और जब ये साइन स्क्वायर एक्स इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो कि देखो कहीं पे अगर सी लिखा हुआ हो और आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो ए इंटू बी से, तो भैया कभी भी आपके पास अगर टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लाई होती है तो सिंपल ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एबीसी के बराबर। नॉर्मल सी बात है ना भैया, कि कहीं पे सी लिखा हुआ है और वो ए इंटू बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल एबीसी हो जाएगा। सिमिलरली, या फिर इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि कहीं पे सी लिखा हुआ है और उसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो लेट सपोज ए इंटू सी से, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए सी स्क्वायर के बराबर। कि भाई सी जाके सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर के बराबर। तो सिमिलरली देखो, साइन स्क्वायर एक्स जब कॉस एक्स इंटू साइन की पावर हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस एक्स का कॉस एक्स एज इट इज आएगा, और साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स की पावर में 2 प्लस का हाफ। सर ये 2 प्लस का हाफ क्यों आपने लिखा, क्योंकि देखो whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। तो 2 प्लस का हाफ किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास सिंपल तरीके से 5 डिवाइडेड बाय 2 के। आप चेक कर सकते हो किसके बराबर होगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 के। 2 प्लस का हाफ एलसीएम ले लीजिएगा, किसके बराबर होगा, 5 बाय 2 के। बाहर dx का dx एज इट इज। ये स्टेप सबसे क्रूशियल स्टेप है, स्टेप कैसे परफॉर्म किया दोबारा समझ लो, किसी को समझ में नहीं आया। देखो आपके पास जब मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो भाई अब बाहर देखो ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये दोनों टर्म्स जाहिर सी बात है जाके पहले 1 से मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ पे एज वैल्यूज आ गई। फिर जब ये साइन स्क्वायर एक्स आके मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो cos x तो एज आ जाएगा, मगर चूंकि साइन एक्स और साइन एक्स यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी बेसिस सेम है, तो उनकी पावर्स क्या हो गई, आपस में ऐड हो गई, तो बन गया साइन एक्स की पावर 5/2। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाने पे जा सकता हूं, अब मैं फाइनली इंटीग्रेशन पे को अप्लाई करवाने पे जा सकता हूं, मगर चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, we need to solve this particular question by using a substitution method। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे किस टर्म का बाहर डेरिवेटिव बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ब्रेक डाउन भी कर दूं, इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड भी कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की होल पावर में हाफ इंटू डीएक्स का डीएक्स है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब पावर्स को मैं यहाँ ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के पास चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की होल पावर के अंदर 5/2। ये होल पावर के ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 5/2 का 5/2, और बाहर क्या है डीएक्स का डीएक्स। तो अब खुद सोच के बताओ किस टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है भाई, जिसपे पावर आ रही है उसकी बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो भाई देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जिस टर्म का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप सपोज करवा लेते हैं y के बराबर, या किसी भी फंक्शन पे आप सपोज करवा लो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता, तो बेटा देखो हमारे पास यहाँ पे सिंपल तरीके से किस टर्म का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, आप खुद सोचो कि भाई हमारे पास यहाँ पे sin x का बार डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो भाई इसको सपोज करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। सिंपल तरीके से मैं क्या ले लेंगे भैया, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये बन जाएगा सिंपल dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x के बराबर। यानी कि मेरे पास सिंपल यहाँ पे dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy की वैल्यू आ जाएगी cos x इंटू dx के बराबर। dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x इंटू dx के बराबर। अब क्या करेंगे भाई, अब सिंपल तरीके से हम लोगों ने आसान सा काम करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाके तमाम वैल्यूज को चेंज करवाना है, फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मजे का काम जो अभी तक करते हुए आ रहे होते थे, कि भाई क्या करेंगे सिंपल तरीके से हम लोग पर्टिकुलरली तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवा देंगे। लेट सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, इसमें तमाम वैल्यूज को रिप्लेस करवाएंगे। तो क्या लिखूंगा, putting these values in equation number 1, putting these values in equation number 1, putting these values in equation number 1, यानी कि इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर दिया जाएगा। तो भैया इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या बन गई, गौर से देखिएगा कि भैया देखो मैंने साइन एक्स को किस पे रिप्लेस करवा दिया है, y के बराबर। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे क्या आ गया, y आ गया, और साइन एक्स की पावर क्या थी, देखो हाफ के बराबर थी। तो साइन एक्स की पावर देखो, साइन एक्स को रिप्लेस करवा दिया ना हम लोगों ने y से, और पावर में हाफ का हाफ एज इट इज आ गया। अच्छा अब ये देखो cos x इंटू डी एक्स किसके बराबर है, cos x इंटू डी एक्स बराबर है dy के। तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल dy का dy आ गया। आगे क्या हो जाएगा भैया, आगे हो जाएगा मेरे पास देखो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अगेन देखो साइन एक्स को किसके बराबर सपोज करवाया हुआ है, y के बराबर, और y की पावर क्या हो जाएगी, साइन एक्स की पावर थी 5/2, तो 5/2 का 5/2 आ गया। अगेन देखो cos x और dx इसके बराबर हो जाएगा, cos x इंटू dx बराबर आ जाएगा dy के बराबर। अब आप फाइनली इंटीग्रेशन अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने सिंपलीफाई कर चुका, क्वेश्चन बच्चों वाला बना दिया, क्वेश्चन हलवा बन गया। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो सिंपल तरीके से, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया जिस टर्म पे पावर आ रही है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1 होता है, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया देखो जो भी फंक्शन आ रहा है उसको एडिट लिखो, पावर में करेंगे एक इजाफा ऊपर और उसको एक दफा लिख देंगे नीचे भी। सेम गोज फॉर हियर, यहां पे भी ये काम करेंगे, देखो पावर में कर देंगे एक इजाफा ऊपर और उसको कर देंगे एक दफा नीचे भी, प्लस के सी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरा बेटा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ प्लस का 1 किसके बराबर होता है भाई, हाफ प्लस का 1 ऑलवेज भी इक्वल टू 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 का 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 प्लस का 1 5 प्लस 2 7, ये हो जाएगा y की पावर में 7/2 ऊपर भी और नीचे भी 7/2 प्लस का c। इसको सिंप्लीफाई फर्दर कैसे करवा सकते हैं कि देखो एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हैं, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो इट विल बिकम 2/3 इंटू वाई की पावर में 3/2। आगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2/7 इंटू वाई की पावर में 7/2 प्लस का c। सही है ना भैया। अब देखो भैया जी नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लास्ट स्टेप क्या होगा, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। सबसे लास्ट में क्या कर देंगे, y की वैल्यूज को रिप्लेस बैक करवाएंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे भैया, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y। भाई 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना जरूरी है। रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, रिप्लेसिंग बैक द वैल्यू ऑफ y, लास्ट के अंदर y की वैल्यू को रिप्लेस बैक करवा रहे हैं। तो y किसके बराबर था भाई, हमने y सपोज किया था sin x के बराबर, तो जहां जहां y आ रहा है वहां पे sin x आ जाएगा। तो इट शुड बिकम 2/3 इंटू साइन एक्स होल पावर में क्या आ जाएगा 3/2, माइनस का साइन इंटू 2/7, और साइन y की जगह पे क्या आ जाएगा साइन एक्स होल पावर में 7/2 प्लस का c। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंपल वे में बेटा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। देखो मेरे जो शॉर्टकट्स है ना बहुत काम के, मैंने आपको शॉर्टकट दिया, क्या दिया मैंने आपसे कहा, कभी भी अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर साइन या कॉस आ रहा हो, इसके ऊपर
अगर इवन पावर होगी तो वी ऑलवेज यूज द डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला, और अगर कभी भी ऑड पावर होगी तो वी ऑलवेज यूज दी पावर ब्रेकिंग मेथड और फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। सही है ना? तो सेम मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, बच्चों वाली चीज बन गई हमारे लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई देखो सिंपल तरीके से cos क्यूब इनटू अंडर रूट sin x आ रहा था, तो हमने cos के ऊपर चूंकि ऑड पावर थी हमने पावर्स को ब्रेक डाउन किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो बेसिकली अंदर क्या बन गया, 1 माइनस sin स्क्वायर x बन गया। अब जो भी बाहर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी रिमेनिंग, जो बाहर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, अंदर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवा दी, तो क्वेश्चन हलवा बन गया, सिंप्लीफाई करने के लिए आसान बन गया। वरना डायरेक्टली हम सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन की करवा नहीं सकते थे। अगर आप डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन करवाने के ऊपर सोचो ना, तो भाई इंटीग्रेशन के तमाम फॉर्मुला डायरेक्टली फेल हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा बोलता है ना सर मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता इसको, तो डायरेक्टली बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों टर्म से पावर आ रही है, तो डायरेक्टली पावर फॉर्मुला वैसे फेल हो गया, एलन शॉर्टकट मेथड वैसे फेल हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का कांसेप्ट को एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इंटीग्रेशन में देखो कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला नहीं होता। इफ यू रिमेंबर अ वेरी इंट्रोडक्शन क्लास फॉर मी, तो मैंने क्या कहा था इंट्रोडक्शन के अंदर कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई अगर हो रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन में उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स मेथड एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, डायरेक्टली कोई फॉर्मुला नहीं है, तो इसका मतलब वो भी फेल हो गया। तो मैंने आपसे पहली क्लास के अंदर कहा था कि जब कभी इंटीग्रेशन फेल हो रही होती है तो हमेशा हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम बेसिक अलजेब्रा पे बेसिक टर्म्स के ऊपर सिंप्लीफिकेशन करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन बड़ी इजीली फिर अप्लाई हो जाती है। तो देखो अक्सर बच्चे जो इंटीग्रेशन में फंसते हैं ना, इसलिए फंसते हैं। तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन में क्या मुश्किल है, बताओ भाई, आसान है कि नहीं आसान, खुद सोच के बताओ, जवाब दो कमेंट सेक्शन के अंदर। इंटीग्रेशन आसान है कि नहीं आसान? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाई गई है, बहुत डिफरेंस होता है। अपने दोस्तों से, अपने कॉलेज की, अपने कोचिंग के ग्रुप में लाजमी लेक्चर का लिंक शेयर करना है बेटा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है। वैसे बाय द वे क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स बिलियन डॉलर्स के हैं, पेपर में आने के चांसेस 100% के हैं, मगर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन है जो पुरानी किताब में भी मौजूद था, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, हर किताब में मौजूद है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आता है। वैसे बाय द वे क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स ही बहुत मजे के हैं, बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, मगर स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, कॉस की पावर 4 वाला जो मैंने आपको ऊपर कहा, साइन की पावर 4 वाला होगा, ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 5x इंटू dx। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था सिंपल कॉस की पावर 4 का क्वेश्चन आ जाएगा या सिंपल साइन की पावर 4 का क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने दोनों को एक साथ मिला के दे दिया, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और ज्यादा है, मगर है बड़े मजे का क्वेश्चन, और पेपर के लिए ये बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलियन डॉलर का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करोगे, मैंने क्या बताया, देखो बेटा सबसे पहले नंबर के ऊपर हर अच्छे बच्चे की तरह आपने क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर लेना है। अब खुद सोचो, क्या यहाँ पे आप पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? नहीं अप्लाई कर सकते बेटा। क्यों सर पावर फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? बेटा देखो पावर फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास साइन के ऊपर भी पावर आ रही है, कॉस पे भी पावर आ रही है, तो पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा, क्योंकि देखो एक टर्म पे पावर आनी चाहिए थी तभी दूसरा उसका डेरिवेटिव बनता, तो यहाँ पे साइन पे भी पावर है, तो अगर मैं साइन के रिस्पेक्ट से बात करूं तो भाई अगर पावर फॉर्मूला साइन पे अप्लाई करता हूं तो बेटा साइन का बाद डेरिवेटिव कॉस एग्जिस्ट करना चाहिए, मगर यहाँ पे कॉस की पावर 5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेरिवेटिव थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है, तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पावर फॉर्मूला फेल हो गया। ट्रिगोनोमेट्री का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ और कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी साइन या कॉस के ऊपर अगर आपके पास इवन पावर होगी तो डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर ऑड पावर होगी तो हमेशा क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम और पावर ब्रेकिंग मेथड को। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो फंक्शंस गिवन है और दोनों आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और सबसे हुस्न इत्तेफाक तो ये है कि एक फंक्शन है आपके पास इवन पावर वाला और एक फंक्शन है आपके पास ऑड पावर वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, आसान चीज है, आपके लिए इंशाल्लाह आसान बना दी जाएगी। हमेशा याद रखो कभी भी अगर इस तरह का केस आ जाए ना कि जिसके अंदर आपके पास इवन पावर भी आ रही है, ऑड पावर भी आ रही है साइन और कॉस के ऊपर, तब हमेशा हम लोग पावर ब्रेकिंग मेथड को यूज करते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, पावर ब्रेकिंग मेथड को यूज करेंगे। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जिसमें साइन पे भी पावर आ रही है इवन पावर और कॉस पे ऑड पावर आ रही है, यानी कि इवन पावर ऑड पावर दोनों मिलकर आ जाए साइन और कॉस के अंदर, तो हमेशा आसान कॉन्सेप्ट क्या होता है, पावर ब्रेकिंग मेथड होता है। क्या कहा मैंने, दोबारा बात समझ लो, कभी भी साइन और कॉस दोनों आपके पास आ जाएं और एक पे इवन पावर हो एक पे ऑड पावर हो, तो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या होता है, पावर ब्रेकिंग मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, तो उसी पे सॉल्व करेंगे। अब आप बोलोगे सर पावर ब्रेकिंग मेथड क्या मतलब? भाई देखो जो भी तुम्हारे पास ऑड पावर वाली टर्म आ रही है ना उसकी पावर ब्रेक कर दो, जो भी तुम्हारे पास ऑड पावर वाली टर्म आ रही है उसकी सिंपल तरीके से क्या कर दो, पावर को ब्रेक कर दो। तो भैया अब आप सोचोगे सर क्यों, क्योंकि बेटा मैंने यही बताया था ना, ऑड
पावर के ऊपर हमेशा हम क्या करते हैं, पावर को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो cos की पावर 5x है, तो अगर मैं इसकी पावर को ब्रेक कर दूं तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos की पावर 4x इंटू cos x। तो मैंने पावर को ब्रेक कर दिया। ये बात भी सबको क्लियर होती है भाई, मैंने क्या करा, ये जो मेरे पास ऑड पावर आ रही थी ना, इसकी पावर को मैंने ब्रेक कर दिया। इससे फायदा होगा हमें। तो भैया क्या फायदा होगा इससे, कि अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं कैसे, कि देखो हमें मालूम है कि अगर मैं इसको तरीके से लिखूं, पहले क्या बन गया, ये बन गया ऊपर साइन की पावर 4x और यहाँ पे क्या है cos की पावर 4x। तो भाई हमें मालूम है पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो अगर मैं cos की पावर 4x को ऐसे करके लिखूं, तो मुझे बताइए किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं है, आप सोच के पहले जवाब दो भाई। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करके लिखूं तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप बोलोगे सर प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखें सर, अगर कहीं पे a की पावर 6 लिखा हुआ हो तो बेटा इसको ब्रेक करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर स्क्वायर इंटू 3। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, 3 टू उधर वापस 6 बन जाएगा। सिमिलरली कहीं पे अगर लिखा हो अल्लाह भला करे a की पावर 7, तो भैया इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि 7 तो हमारा प्राइम नंबर होता है ना। कुछ और ले लेते हैं, लेट सपोज मेरे पास 12 लिखा हुआ है, तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि a की पावर 4 और बाहर 3 लिख दिया जाएगा, या 2 आप सिंपल तरीके से एक और तरीके से लिख दो, या अंदर 3 लिख दो बाहर 4 लिख दो, बात एक ही है। तो भाई मैंने क्या कहा कि देखो, कभी भी आपके पास कोई बड़ी पावर आ रही है, उसको ब्रेक करवा सकते हो कि भाई सिंपल तरीके से आप ब्रैकेट के अंदर एक छोटी पावर रख दो, बाहर बड़ी पावर रख दो, यानी कि क्योंकि पावर पावर ऑलवेज क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हमने क्या करा, cos की पावर 4x को ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। तो बेटा देखो अब इससे फायदा क्या होगा, बेटा इससे फायदा ये होगा कि हमारा क्वेश्चन है बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब इससे फायदा ये होगा कि हमारे लिए कामों को करना बहुत आसान हो गया। इससे फायदा ये होगा कि भैया हमारे लिए चीज को समझना बहुत ही मजे का काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा देखो हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दिया कि कभी भी तुम्हारे पास अगर ऑड पावर इवन पावर दोनों मिलकर आ जाए ना, तब हमेशा पावर ब्रेकिंग मेथड पे सॉल्व करेंगे। और अगर इवन पावर अकेली आ रही हो डबल एंगल आइडेंटिटी पे करोगे, ऑड पावर अकेली आ रही हो तो पावर ब्रेकिंग मेथड पे सॉल्व करते हैं। मगर अगर इवन पावर और ऑड पावर दोनों मिलकर आ जाए साइन और कॉस के ऊपर, तो हमेशा पावर ब्रेकिंग मेथड पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अगेन वही स्टेप है, क्या स्टेप है कि भैया पावर ब्रेकिंग मेथड पे सिंप्लीफाई करवा लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूंगा। तो मैं लिख दूंगा एज वी नो डेट कि भाई जैसे हमें पता है, एज वी नो डेट कि भैया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के। इससे फायदा क्या होगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। बेसिकली देखो हमारा पर्पस क्या है, अभी ये क्वेश्चन जो है ना प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है, हमारा पर्पस ये कि यार इसको मैं इतना सिंप्लीफाई करवा दूं कि प्लस माइनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि इंटीग्रेशन को अप्लाई करना फिर आसान हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली कभी भी इंटीग्रेशन डिवीजन के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ब्रिज एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ प्लस माइनस मेथड पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली वहां पे फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है कि भाई इंटीग्रेशन तमाम प्लस माइनस वाली टर्म्स के ऊपर आ जा रही होती है। इसीलिए हमारी बेसिक हत्तुल इम्कान कोशिश यह होती है कि भाई अगर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में या डिवीजन की फॉर्म में कोई टर्म्स आ जाए, तो हम उनको क्या करें, हम उनको इतना सिंप्लीफाई करवाएं कि प्लस माइनस मेथड पे कन्वर्ट हो जाए। दैट्स द रीजन कि मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या लेकर आ गए, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया सिंपल तरीके से साइन की पावर 4x, और इस cos स्क्वायर x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। हमारा चूंकि फंक्शन x है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली x लिया जाएगा। 1 माइनस का साइन स्क्वायर x होल पावर में स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स का dx। ये वाला काम भी हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करेंगे सर, अब देखो सिंपल तरीके से क्या काम करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के, क्योंकि बाहर पावर आ रही है स्क्वायर, तो बाहर पावर आ रही है स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें मालूम है मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी के होल स्क्वायर का। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर के। बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो भाई देखो ये आपका ए फंक्शन आ गया, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका बी का फंक्शन आ गया। तो ऑब्वियसली क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम सिंपली इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सिंपल तरीके से 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है साइन स्क्वायर x के, और फिर प्लस का बी स्क्वायर। तो बी किसके बराबर है, बी मेरे पास बराबर है साइन स्क्वायर x, उसकी होल पावर में स्क्वायर आ जाएगा। और बाहर क्या मौजूद है, सबसे बाहर मौजूद है हमारे पास cos x का cos x। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे, फर्दर सिंप्लीफाई बेटा इसको कैसे करवाएंगे, कि देखो हमारे पास सबसे बाहर dx भी मौजूद है ना। अब हमने क्या करना है, हमने इसको एक बार तरीके से पहले लिख देता हूँ उसको मैं, कि देखो हमने यहाँ पे क्या काम करा, यहाँ पे मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। भाई a का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू साइन स्क्वायर x है, फिर प्लस के b का स्क्वायर, तो b किसके बराबर है, साइन स्क्वायर x के बराबर है। देखो यहाँ पे क्या बन गया, इधर आ गया साइन की पावर 4x और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे हो गया माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का
साइन की पावर 4x, और बाहर फाइनली एग्जिस्ट कर रहा है कॉस एक्स का कॉस एक्स इंटू डीएक्स। तो हमने क्या करा, देखो हमने यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या काम करोगे, अब देखो बाहर जो भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा ये तमाम वैल्यूज अंदर वाली टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नॉर्मल सी बात है भैया। क्या कहा मैंने कि भाई अब सिंपल तरीके से क्या काम करना है, सिंपल तरीके से ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो बाहर जो दोनों टर्म एग्जिस्ट कर रही है अंदर वाली तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। भाई इसको आसान तरीन भाषा में कन्वे कर देता हूँ कि देखो हमारे पास ये जो ब्रैकेट है, हमारे पास जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है। तो इसको मैं एक ही साथ लिख दूं ताकि आपके लिए बात समझना आसान हो जाए। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि भाई दुनिया में कभी भी टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको आप आगे पीछे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 × 7, इसको आप ऐसे करके लिखो या इसको आप ऐसे करके लिखो, 7 × 2 × 3 बात एक ही होती है, नॉर्मल सी चीज है। अच्छा, तो भाई क्या बन गया, साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स, और आगे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, आगे ब्रैकेट में आ रहा है 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन की पावर 4x इंटू डीएक्स का डीएक्स। जरा गौर से बात को समझिएगा बेटा। देखो हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्लीट टर्म आ रही है। अब जरा गौर से देखो मैंने क्या करा है, दो टर्म जो बाहर मल्टीप्लाई हो रही है एक साथ लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा कि जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा ये बाहर वाली टर्म अंदर वाली तमाम टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो बेटा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मेरा बन जाएगा वही ये वाली टर्म जब 1 से आके मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स की पावर 4x इंटू कॉस एक्स से 1 से भी आके मल्टीप्लाई होगा। फिर ये किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का साइन, ये पूरी की पूरी टर्म जाके 2 sin² x से ही मल्टीप्लाई होगी। तो भैया ये पूरी की पूरी टर्म जो है किससे जाके मल्टीप्लाई होगी, इससे मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बन जाएगा, देखो अगेन ये बात मैंने आपको बताई थी कि देखो साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स जब साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगी, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू साइन की पावर 6x इंटू कॉस एक्स। आई होप कि ये बात तमाम बच्चों को क्लियर होगी, साइन की पावर 6x क्यों मना मेरा बेटा। देखो यहाँ पे अंदर क्या है, 2 sin² x, जब sin² x इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। तो साइन की पावर 4 इंटू साइन की पावर स्क्वायर क्या हो गया, साइन की पावर 6 के बराबर। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपल, जब यही फंक्शन जाके साइन की पावर 4x से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो भाई साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स जब साइन की पावर 4x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल साइन की पावर 8x, साइन की पावर 8x इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स, और बाहर फाइनली dx का dx आ गया। आपको देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है बट है बिलीव मी बहुत आसान। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, अब फाइनली हम लोग इंटीग्रेशन को बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर सेंड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन साहब एक दफा हमारे अप्लाई हो जाएंगे, इंटीग्रेशन को बारी बारी हमने क्या कर देना है मेरा बेटा, तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। तो एक दफा हमारी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा, अब अप्लाई हो जाएगी सिंपल तरीके से साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर, फिर माइनस का साइन, एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 2 इंटू साइन की पावर 6x इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर, फिर हमारी एक दफा इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी सिंपल तरीके से साइन की पावर 8x इंटू cos x इंटू dx, है ना भैया, सिंपल इज दैट। अब हम फाइनली सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे बेटा। तो अब हमने जब सारा काम कर लिया, सिंप्लीफिकेशन करवा ली, अब क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों का काम है, क्योंकि देखो हमें साफ तौर पे दिख रहा है साइन के ऊपर पावर आ रही है, हर साइन के ऊपर पावर आ रही है, हर साइन पे पावर आ रही है, और साइन का बाहर डेरिवेटिव कॉस भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सिंप्लीफाई करवा लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट y इज इक्वल टू, बाय द वे इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, whenever we are discussing this question एप्टीट्यूड वहां पे एक शॉर्टकट होता है इंटीग्रल्स का, तो वहां पे वो शॉर्टकट को यूज करते हैं। आपके लेवल पे शॉर्टकट मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई वो एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है, तो कल को मुझसे जब एप्टीट्यूड पढ़ लोगे वहां पे मैं बताऊंगा। तो भाई एप्टीट्यूड का न्यू बैच मेरा 2 से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लाजमी तौर के ऊपर। तमाम कोर्सेज, लॉजिकल रीजनिंग, IQ, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर। तो वो बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 2 से टिल 28 जैन, स्पेशल डिस्काउंट में दे रहा हूँ। उसके बाद फिर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, उसके बाद जो नॉर्मल फीस मैंने रखी हुई है वही फीस आपको देनी होगी, सही है ना भैया। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाना है, तो लेट y इज इक्वल, देखो जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव होता है उसको सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, sin x के बराबर आ गई। अब सिंपल तरीके से क्या करोगे बेटा, इसका डेरिवेटिव ले लोगे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा डेरिवेटिव बेटा, ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x के बराबर। तो आपके पास dy की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी cos x इंटू डी के बराबर। अब आपने करना क्या है, आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है मासूम सी, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को चेंज करवा दोगे, सही है ना भैया। तो क्या कर देंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 को रिप्लेस करवा देंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 को रिप्लेस करवा देंगे। जहां जहां dy आ रहा है उसको रिप्लेस करवा दिया जाएगा, सिंपल इज दैट भैया जी। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज, देखो हमारी फॉर्म हो जाएगी कैसे, कि भैया
यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपने लिखना है बेटा, बहुत दफा मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सही है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो जहां जहां साइन आ रहा है उसको y से रिप्लेस करवा दिया जाएगा, क्योंकि देखो मैंने साइन x को क्या सपोज करवाया, y के बराबर। तो भैया क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर 4 और cos x इंटू डी एक्स इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है dy के, सही है ना। माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल 2 का 2। अब देखो अगेन साइन x क्या है, साइन x बराबर है y के, तो y की पावर में क्या आ गया, 6 आ गया। cos x इंटू डी एक्स क्या होता है बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल dy के बराबर अगेन। आगे देखो भैया, आगे क्या आ रहा है, साइन की पावर 8x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा प्लस के साइन के बाद इंटीग्रेशन। तो भैया साइन x को हमने किसके ऊपर सपोज करवाया है, y के ऊपर करवाया है, तो y की पावर में क्या आ गया, 8 आ गया। और cos x इंटू डी एक्स इसके बराबर है, dy के बराबर है। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो, बच्चों वाली चीज बन गई अभी ये। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मुला अप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, पावर फॉर्मुला क्या कहता है, पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे लिखेंगे, फिर माइनस का साइन। याद रखिएगा पूरे क्वेश्चन के अंदर जब तमाम इंटीग्रल के साइन खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद प्लस का सी आता है। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता, वो यहाँ पे भी सी लगा देंगे, यहाँ पे भी सी लगा देंगे, यहाँ पे सी लगा, ऐसा नहीं होता बेटा। जब तमाम इंटीग्रल के साइन रिमूव हो जाते हैं तब खाली एक सी आता है, सही है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है, पहले निकाल दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल पावर फॉर्मुला अप्लाई करेंगे y की पावर 6 के ऊपर, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर 8 पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी पावर फॉर्मुला, तो क्या बन जाएगा, y की पावर के अंदर 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का c। अब फाइनली हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ 5, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, नाउ रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ 5, 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 नाउ रिप्लेसिंग बैक दी वैल्यू ऑफ 5। बेटा अगर पेपर में 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करना है, लेके चलना है। जितनी मेहनत से मैंने सॉल्व करवाया है ना बेटा, मैं भी चाहूं तो दूसरे फनकार टीचर्स की तरह बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपको 3 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, बट बेटा वो किसी काम का नहीं है, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको कोई टीचर ऐसे सॉल्व करवा रहा है ना, उसका मतलब वो रॉन्ग नंबर है, वो रॉन्ग नंबर है बेटा। अगर ट्यूशन वाली बाजी या बाजा आपको ऐसे सॉल्व करवा रहे है तो उसका मतलब रॉन्ग नंबर है भाई। प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे, इस ध्यान में रखिएगा। तो लास्ट के अंदर जो जो y की वैल्यू आ रही है उसको रिप्लेस बैक करवा देंगे, तो क्या बन गया भैया, साइन x की होल पावर में 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस के साइन एक्स की होल पावर में 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का सी। फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया मेरा प्यारा बेटा, सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया, सही है ना। तो यहीं पे हमारा ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन एंड हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहूंगा, डेट इज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। ऑल्दो नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, मगर ये क्वेश्चन अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने इतनी सारी बातें करी हैं, इतनी सारी बातें आपको समझाई हैं। ये क्वेश्चन बाय द वे बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 जैसा है। ये बिल्कुल 4 के पार्ट नंबर 3 जैसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स जो होती है ना, मैथ्स कभी भी रट्टे मार के याद नहीं होती। मैथ्स उस वक्त आपको समझ में आएगी, मैथ्स उस वक्त आपको पसंद आएगी जिस वक्त आप ये हिम्मत से काम लोगे, जब आप कोई चैलेंज लोगे। बेटा एक चीज जहन में रखिएगा, मैं हमेशा बच्चों को देखता हूं, मैं बहुत अरसे से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, 9 साल शायद मुझे हो गए पढ़ाते हुए। और एक बड़ा अरसा मैं यूट्यूब के ऊपर अपने स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनलाइन बैचेस को पढ़ाता हूँ। एक बड़ा अरसा मैंने इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया, पाकिस्तान के बड़े बड़े। मगर एक चीज मैंने हमेशा नोटिस करी, जो अक्सर बच्चा मैथ से खौफजदा रहता है ना, वो क्यों रहता है, उसको लगता है कि भाई हर क्वेश्चन सर करवाएंगे। बेटा ये चीज अगर आप सोचोगे ना, गलत सोच रहे हो। एक मैथ्स को पसंद करने वाला बच्चा वो होता है जो सर की बात करने से पहले, सर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना स्टार्ट कर दे। देखो मुझे मालूम है तुम बच्चे हो, हर क्वेश्चन बच्चे से सॉल्व नहीं होगा। अगर हर क्वेश्चन ही बच्चे से सॉल्व हो जाए तो फिर ऑब्वियसली उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ती दुनिया के अंदर। ये मुझे मेरे एक उस्ताद ने बात समझाई थी। आई वाज अ वेरी क्रेजी गाय इन माय टाइम ड्यूरिंग माय इंटरमीडिएट टाइम, ड्यूरिंग माय स्टडी टाइम। मैं बड़ा क्रेजी था, तो मैं बैठ के पास्ट पेपर से क्वेश्चन को सॉल्व करना, सर बैठ के चैप्टर 2 पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचा हुआ, मतलब उनसे आगे की एक्सरसाइज को पहुंचा हुआ। तो मेरी बड़ी कोशिश होती, तो अक्सर फंसता भी था, तो अपने सर के पास जाके स्टाफ रूम में जाके उनसे क्वेश्चन पूछता था। तो एक दफा मेरे सर ने मुझसे बात कही थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे उस्ताद ने कि भाई अगर हर क्वेश्चन ही बच्चे से सॉल्व हो जाए ना फिर उस्ताद की नीड नहीं पड़ती। तो बिल्कुल सही बात है, मगर एटलीस्ट बच्चे को ट्राई करनी चाहिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अक्सर बच्चे मैं देखता हूँ, उन्हें मैं होमवर्क के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे कोई क्वेश्चन देता हूँ, लोग पता है क्या करते हैं, वो बैठ के सोचते रहेंगे, वो सॉल्व ही नहीं करेंगे। भाई सोचने से मैथ्स नहीं होती, ये आपका साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है कि बैठ के सोचोगे। ये सोचने का काम मैथ्स में नहीं होता, मैथ्स में काम होता है लिखने का। आप कोई भी खाली पेज उठाओ, ट्राई करो, सॉल्व करने की ट्राई करो। कैसे कि भाई यार नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, अच्छा भाई ऊपर जाएगी तो नेगेटिव कहां बनेगा,
बनेगा। अच्छा भाई ये साइन क्यूब एक्स आ रहा है तो नेगेटिव का हाफ आ रहा है, तो क्या करेंगे, देखो ऑड पावर आ रही है, इवन पावर आ रही है, क्या किस तरीके से करेंगे। सर ने एक ऑड पावर का क्वेश्चन करवाया हुआ है, सर ने इवन पावर का क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, सर ने ऑड और इवन दोनों का भी करवाया हुआ है, सर ने ऑड के साथ रूट वाला क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, तो कैसे सॉल्व होगा। तो ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको मजबूर करती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर, ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें मजबूर करती हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के ऊपर। तो यहीं पे मैं आज की क्लास को एंड करूंगा, उम्मीद के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। मुझे तमाम बच्चों से आंसर चाहिए कि बेटा बहुत सिंपल चीज है, एक्जैक्टली पार्ट नंबर 3 जैसा है। नेक्स्ट क्लास में नहीं तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट भी करवा दूंगा, बता भी दूंगा। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर मैंने जो आपको 2 होमवर्क्स दिए वो भी साथ में करने हैं, लाजमी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि वो साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x को सॉल्व करने की ट्राई करें। मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ट्राई करें। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आपने सोचना है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बेतहाशा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बेटा ये सारे क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के अंदर बेतहाशा आते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग कि जहां पे कैलकुलस का पोर्शन बहुत हैवी मार्जिन रखता है। देखो अगर आपने इंटरमीडिएट में तरीके से इंटीग्रेशन को कवर किया तो ये चीज जहन में रखिएगा, एप्टीट्यूड के अंदर आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मगर ये चीज जहन में रखो कि अगर मैं इतनी डिटेल में इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ा रहा हूं तो खुद सोचो कि इसका कितना वेटेज होगा तुम्हारी जिंदगी के अंदर। भाई तो काम क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर लेक्चर का लिंक शेयर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर उनको बताना है कि भाई सर हाशिम का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एप्टीट्यूड का वो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टॉट देयर। एंड अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने कोचिंग के, अपने कॉलेज के, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर करिएगा, अपने स्कूल के ग्रुप में लाजमी शेयर करिएगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाजमी तौर पे बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि एज अ टीचर इट्स समथिंग दैट इज प्राइड फॉर मी कि यार मैं कैसा डिलीवर कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज के ऊपर लाजमी फीडबैक चाहिए होता है। सही है ना भैया। तो जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।